देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। कांग्रेस जातिगत जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाती आ रही है। मध्य प्रदेश में भी आरक्षण को लेकर लंबे समय से सियासी खींचतान चल रही है। आरक्षण पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा बनाए गए ड्राफ्ट को लेकर कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स पर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा अब खुलकर सामने आता जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने जिस तरह से विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है, वह अत्यंत खतरनाक प्रवृत्ति है। इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि अगर उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते तो आरक्षित सीटों को अनारक्षित कर दिया जाएगा। यह आरक्षण समाप्त करने की स्पष्ट साजिश है। कमलनाथ ने आगे लिखा, यह पहली बार नहीं हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी समाज के कमजोर तबके से आरक्षण छीनना चाहती है। इससे पहले मध्य प्रदेश में मेरी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया था, जिसे भाजपा की सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक समाप्त हो जाने दिया। ऐसे विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ भाजपा से, अमित चौरसिया जी हमारे साथ कांग्रेस से, हेमंत जोशी जी हमारे साथ आपसे और विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक। आप चारों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित चौरसिया जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से कमलनाथ जी ने एक्स पर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है। जी नमस्कार। जी नमस्कार धर्मिष्ठा जी। जी जी नमस्कार अमित जी। जी मैं समझता हूँ बहुत ही एक संवेदनशील विषय पर आज आपने एक सार्थक बहस रखी है और जातिगत जनगणना इस देश की मांग बन चुकी है जी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश राज्यों में सरकार पता नहीं क्यों ये जातिगत जनगणना से भाग रही है, जबकि इस देश में और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वर्ग जो है वो अन्य पिछड़ा जाति वर्ग से आता है। लगभग 60% जाति मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इस देश को भ्रमित करने का काम कर रही है। उच्च पदों पर चाहे मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री उसको पिछड़ी जाति से बताते हैं, लेकिन जब पिछड़ा वर्ग के उत्थान की बात आती है, उनके सामाजिक उत्थान की बात आती है, उनके राजनीतिक उत्थान की बात आती है, उनके जन भागीदारी की बात आती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उससे मुख मोड़ लेती है। जी। और लगातार हमारे 15 माह की सरकार रही, आदरणीय कमलनाथ जी ने बड़े विजन के साथ में 27% आरक्षण जो है पिछड़ा वर्ग को देने की पहल करी, जिसको उच्च न्यायालय के अंदर चुनौती दी गई विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से। और उन याचिकाओं के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ही कोई ना कोई विंग सक्रिय थी जी। और जिसको देखते हुए आज हम ये देख रहे हैं कि मोहन यादव जी जो पिछड़ा वर्ग का एक नया चेहरा शिवराज सिंह चौहान जी के बाद खुद को बता रहे हैं, और जब मध्य प्रदेश में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आर्थिक उत्थान की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो भी बैकफुट पर नजर आती है जी। और ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कमलनाथ जी ने जो आरोप लगाया है, ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा जनता के बीच में उजागर है। जिस तरह से ये पिछड़ा वर्ग से, अनुसूचित जाति जनजाति से और आदिवासी वर्ग से उनका अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो या मणिपुरी क्यों ना हो, आज हर प्रदेश के अंदर इसकी आंच है और जल रहा है जी। तो ये कहीं ना कहीं एक आरक्षण विरोधी चेहरा भारतीय जनता पार्टी का सामने आया है। अगर अभी देखे जाए तो पिछली सरकार में शिवराज सिंह चौहान जी 1 लाख भर्तियां देने की बात करते हैं, वहीं मोहन यादव जी 90,000 पे आ गए। चलिए 10,000 कम हुए वो तो अलग बात है, लेकिन लाखों के रूप में 2 लाख से अधिक वैकेंसी मध्य प्रदेश के अंदर खाली पड़ी हुई, चाहे वो शिक्षा विभाग के अंदर हो, पटवारी भर्ती परीक्षा हो या अन्य विभाग हो, 2 लाख से अधिक भर्तियां खाली पड़ी हुई है जहां पर ये प्रतिनिधित्व दे सकते थे, लेकिन इनकी पिछड़ा वर्ग को, आदिवासी जनजाति को, अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व देने से संबंधित इनकी कोई मंशा ही नहीं है। और ये इसका स्पष्ट उदाहरण भी है जिस हिसाब से पुनः आऊंगी आपके पास। योगेश गुप्ता जी, आवाज आ रही है? जी देखिए धर्मिष्ठा जी, बड़ा ही हास्यास्पद बयान है कांग्रेस पार्टी का जी। गुटों में बटी हुई कांग्रेस आज देश को जातियों में बांटना चाहती है। ये कांग्रेस का पाखंड मैं उजागर करना चाहूंगा जी। जब हम दलित समाज से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति घोषित करना चाहते हैं या लड़वाना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ कांग्रेस एक प्रत्याशी उतारती यशवंत सिन्हा जी के रूप में जी। जबकि कांग्रेस भली भांति जानती थी कि नंबरों में वो हार रही है,
बावजूद इन्होंने दलितों के खिलाफ अपना प्रत्याशी खड़ा किया। कमलनाथ जी का 27% आरक्षण का पाखंड। देखिए, जब कमलनाथ सरकार अपनी विदाई के अंतिम चरणों में थी, तब उन्होंने इस आरक्षण की लगाने का पाखंड किया। ठीक है। एक तरफ आरक्षण लागू किया, दूसरी तरफ अपने ही कांग्रेस के प्रवक्ता सैयद जाफर के माध्यम से जी हाई कोर्ट में याचिका दायर करवाई। और उन सैयद जाफर जी के एडवोकेट कौन थे? वरिष्ठ कांग्रेस नेता विवेक तनखा जी। तो ये गुटों और जातियों में जो बांटने की साजिश कांग्रेस कर रही है, उन्होंने आपत्ति लगाई थी, बताइए देश की जनता भली भांति देख नहीं रही, समझ नहीं रही। उन्होंने ओबीसी वर्ग से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, ओबीसी वर्ग से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी थे, ओबीसी वर्ग से हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। और अभी हाल ही में जितने भी पीएससी और यूपीएससी के परिणाम आए, उनको की सबसे बड़ी आबादी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट प्रयास कर रहे हैं। आप ये जवाब सरकार आप देश को जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अमित जी, अमित जी गलत बात कांग्रेस के प्रवक्ता इसी प्रकार बौखलाए जाते हैं। तो तथ्यों पर आधारित बात करें आप अमित जी, तो सार्थक बहस होगी। आप तथ्यहीन बात करेंगे तो मैं आपकी पोल खोलूंगा। बहस की बात कर रहे हैं आप, सरकार में आप देश के की ओर पुनः ले जाना चाहते हैं। ठीक है योगेश जी, अमित जी पुनः आऊंगी आपके पास। योगेश जी पुनः आऊंगी आपके पास। अमित जी, योगेश जी और भी मेहमान हमारे साथ, जोशी जी आपके पास आऊंगी मैं। जनता का सामने उजागर हो गया, टीवी में चलने वाले और विज्ञापन अमित जी देना चाहता हूँ। हो नहीं पाएगी। जब ये अमित जी बोल रहे थे तो मैं इनको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुन रहा था, और ये डिबेट की मर्यादा के अनुरूप इनका आचरण है नहीं। और आप ही के लोगों ने बेगडोर से जब इनकी पूर्व प्रधानमंत्री इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, सच्चाई बताइए। करता था आप दोनों से विनम्र निवेदन है, नारा हुआ करता था। योगेश जी विनम्र निवेदन है, और भी मेहमान है हमारे साथ, विनम्र निवेदन कर रही हूं मैं, और भी मेहमान है हमारे साथ, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। हेमंत जी आपके पास आऊंगी मैं इस वक्त। जिस तरह से आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधा सीधा कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि आरक्षण खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना होता है तो सब सामाजिक ताने बाने के अनुसार वो जाति का खेल खेलते हैं जी। और जब देख लिया कि सत्ता आ गई तो उसके बाद में ये परिवर्तन करने की क्या जरूरत है जी। जो मध्य प्रदेश में चला आ रहा है, जिस हिसाब से जातिगत संरचना के हिसाब से सबको आरक्षण मिल रहा है, तो उसको डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं होना चाहिए। चुनाव हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिस हिसाब से जातियों को आरक्षण मिल रहा है उसको खत्म किया जाए। बिल्कुल सही कहा। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी यहाँ पर कि आपको क्या लगता है कि जो आरक्षण है वो आर्थिक तौर पर होना चाहिए, जातिगत तौर पर होना चाहिए? देखिए, आर्थिक तौर पे जरूर होना चाहिए, सबसे ज्यादा आर्थिक तौर पे ही होना चाहिए, क्योंकि जो जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसको मिलना चाहिए। पर हम संविधान का सम्मान करते हैं और जो संविधान में प्रदत्त सुविधाएं दी है उसका आदर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि संविधान का हम आदर करते हैं। विलक्षण सक्सेना जी आपके पास आऊंगी मैं। ड्राफ्ट में कहा गया है कि अगर उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते तो आरक्षित सीटों को अनारक्षित कर दिया जाएगा, और इसी पर यह सारी बहस चल रही है। आपको क्या लगता है? देखिए धर्मिष्ठा जी, सबसे पहले तो हमें ये देखने की जरूरत है कि एग्जैक्टली यूजीसी ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं, जो बिल में मैटर्स है, वो कह क्या रहे हैं। सी अलग इस बात को हम अगर रखें कि वो डी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद एक क्वालिफाइंग चीज भी कही गई है। उसे ये चीज कहा गया कि अगर ये होगा तो ही हम डी रिजर्वेशन कर सकते हैं, विच इज कि अगर जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में किसी भी रिक्त पद को खाली नहीं रखा जा सकता, तब इस बात को कंसिडर किया जाएगा कि हाँ वो क्या कहते हैं डी रिजर्वेशन के लिए लायबल है, और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में होगा। यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट करने की एक
मतलब एक नॉमेनक्लेचर यहाँ पे दिखाई दे रहा जी। है। और अलग ही बात नहीं, देखिए मुद्दा यहाँ पे निकल के क्या आता है, जैसे कि अगर हम देखें कांग्रेस की तरफ से जो एक्यूजेशंस है, जैसे जयराम रमेश जी ने कहा कि अभी कुछ समय पहले आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत जी, उन्होंने रिजर्वेशन को फिर से रिकंसिडर करना और उसको फिर से सोचने के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने की भारत में जरूरत है, ऐसा पब्लिक फोरम पे कहा, और अब ये ऐसा रिकमेंडेशंस आए। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम आती कहाँ है। सी, रिजर्वेशन एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में अगर स्टैंडिंग रहती है तो वो सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी या आरक्षित वर्गों के लिए ही रहता है, उसे कभी डी रिजर्वेशन नहीं किया जा सकता अनलेस ऑफ कोर्स ये क्वालिफाइबल चीज आए कि हाँ ये पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है। एट द एंड ऑफ द डे रिजर्वेशन इस देश के संविधान का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि आधार ही सब लोगों को एक साथ रखने का, एक इक्विटी जो हम एक नॉर्मली लोग समझते हैं गलत एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो मैं यहाँ सबको बताना भी चाहूंगा कि इक्वल्स के साथ इक्वल व्यवहार नहीं, सही के साथ सही व्यवहार, इक्विटी, इक्वालिटी अमंग इक्विटी वाली एक कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पर यही चीज को हमें वापस समझना होगा कि रिजर्वेशन की अगर एक पॉलिसी है वो एक संविधान का अभिन्न अंग है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि इसे मल्टी लेयर लेवल तक आगे आगे देखा जाए कि उसके बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं कि नहीं। ये एक डिस्कशन मैं डिनाई नहीं करूंगा कि प्रोमिनेंट है कि अगर एक प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन के बैकलॉग्स नहीं भर रहे हैं तो उन वेकेंट सीट्स का यूटिलाइजेशन मेरिटियस स्टूडेंट्स क्यों ना करें। बिल्कुल, हमने कई बार देखा है कि कई स्टेट ओन्ड, कई यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओन्ड ऐसे कोर्सेज में जिनमें नॉर्मली ज्यादा छात्र नहीं होते, लेकिन उनमें रिजर्वेशन में माइनस मार्किंग वाले स्टूडेंट्स को भी जो नॉर्मली अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आ पाते या बीच में वेकेंट हो जाती हैं, बिकॉज कई बार ये सिचुएशंस भी आती है कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स की वजह से कई एसटी, एससी और ओबीसी स्टूडेंट्स को कोर्स बीच में छोड़ना पड़ता है। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन में होना चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट किसी भी बैकग्राउंड की वजह से, किसी जातिगत बैकग्राउंड की वजह से अगर अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाता, उसे परस्यू नहीं कर पा रहा, तो उसको ये चीज करना इक्विटी संविधान के अंदर दिए गए सबसे बड़ा अवार्ड है। तो यहाँ पर अकेला सिर्फ यही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की नहीं है, फाइनेंसेस से लेके कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये सबसे बड़ी चीज है। और यहाँ पर एक अकेला सिर्फ यूजीसी में स्टूडेंट्स के लिए ही कंसंट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम जातिगत एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक सोसाइटी जिसमें लोग आपसी जाति के प्रति सेंसिटिव हो, तो हमें ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे पढ़ाने वाले शिक्षक भी हो उनमें भी ये हैवी कंसिडरेशंस दिए जाएं, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने सदियों तक प्रताड़ना झेली है सिर्फ वही समझा सकता है कि कैसे डिसेंसिटाइजेशन इस चीज का होना चाहिए। बिल्कुल, आप और मैं अगर किसी चीज के भुक्त भोगी हैं सिर्फ वही बता सकते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो कंसिडरेशन यही है, अगर आपको जेंडर सेंसिटिव या आपको कास्ट सेंसिटिव या जातिगत सेंसिटिव होना है तो उन लोगों को प्राथमिकता देनी होगी जो इस बुरे माहौल से गुजर के अब जाके भारत के संविधान के अंदर इक्वल हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने और बहुत ही अच्छे से समझाया है सारी चीज़ों को आपने। यहाँ पर अमित चौरसिया जी मैं आपके पास आऊँगी, जैसा कि ड्राफ्ट में कहा गया है, यूजीसी के ड्राफ्ट में साफ कहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से अगर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो उन आरक्षित सीटों को अनारक्षित कर दिया जाएगा। इसी पर कमलनाथ जी ने सवाल उठाया, क्या लगता है अगर योग्य उम्मीदवार नहीं, अगर उसे अनारक्षित नहीं घोषित किया जाएगा तो वो सीटें तो खाली रहेगी ना, उसका तो नुकसान झेलना पड़ेगा। नहीं, एक प्रश्न के साथ में बहुत सारे प्रश्न भी जुड़े हुए हैं धर्मिष्ठा जी। पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में 2 लाख से अधिक बैकलॉग के पद खाली पड़े हुए हैं। अभी के चुनाव में पटवारी भर्ती घोटाला कितना बड़ा आपके सामने आया था, जिसकी जांच शिवराज सिंह चौहान जी बिठा के गए थे और उन्होंने कमिटमेंट करा था कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले पटवारी के बैकलॉग के पद भरे जाएंगे। आज तक उसका निर्णय नहीं हुआ। अभी सक्सेना जी विश्लेषण कर रहे थे, सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में समानता का अधिकार मिल रहा है प्रत्येक नागरिक को। सागर में जाइए, दलितों की बस्ती उजाड़ दी जाती है, बुलडोजर चला दिया जाता है। झाबुआ में जाइए, आदिवासियों की जमीनें पट्टे निरस्त कर दिए जाते हैं। तो समानता का अधिकार कहाँ मिल रहा है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और गुप्ता जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सब इतना सा प्रश्न का उत्तर दे दें कि इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों की छात्रवृत्ति पिछले 2 वर्षों से रुकी पड़ी हुई है, जो अभी तक शिवराज सिंह चौहान जी के बाद मोहन यादव जी ने जारी नहीं करी है। तो बच्चों को उनकी शिक्षा व्यवस्थित रूप से चल सके, जो फाइनेंस का सबसे बड़ा उदाहरण अभी सक्सेना जी ने दिया, तो जब आर्थिक रूप से उनको मदद ही नहीं मिलेगी तो वो शिक्षा कैसे जारी करेंगे। और कई नौकरियों के इंटरव्यू निकलते हैं, एग्जाम होती है और एग्जाम के बाद इंटरव्यू रोक दिए जाते हैं।
तो कैसे बैकलॉग के पद भरे जाएंगे? कैसे पता चलेगा कि पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति वहां पे क्वालिफाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है? कैसे SC ST और OBC आगे की वर्ग के व्यक्ति को पता चलेगा कि वो क्वालिफाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा? आप बैकलॉग के पद तो भरिए पहले, उसके बाद आप इस नियम पे आइए। ये तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है, जो आरक्षण विरोधी चेहरा है, ये इस समय देश की जनता के सामने है। और इसीलिए कांग्रेस पूरे देश भर में मांग करी जातिगत जनगणना की, और क्यों जातिगत जनगणना से भाग रहे हैं? इस पर क्या आपत्ति है इनको? आज महाराष्ट्र के अंदर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, अमित जी, मुख्यमंत्री अमित जी, आप ही के सवाल के साथ योगेश गुप्ता जी, अमित चौरसिया जी ने पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों जातिगत जनगणना पर भाग रही है? देखिए, धैर्य धारण करके मेरा जवाब सुनो। जब ये बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मर्यादा के अनुरूप आचरण रखेंगे। अरे आप गलत कहते रखेंगे, गुप्ता जी तो बोलना ही पड़ेगा ना। आप हमारे प्रवक्ता को, सैयद जाफर जी को यहाँ पे बदनाम कर रहे हैं तो बोलना ही पड़ेगा ना। आपने जवाब तो मिला, आपने प्रश्न पूछा है तो बोलना क्यों नहीं भाई? बोलने से डिबेट खराब होती है। आप डिबेट अगर करना चाहेंगे तो जवाब आने दीजिए। जो कमलनाथ जी जवाब अगर आएगा तो आपको मध्य प्रदेश की जनता समझ आएगा कि क्या बोलना चाह रहा हूं। 27% आरक्षण क्यों आगे यूजीसी के अंदर अमित जी जवाब तो ले लीजिए। करता नहीं हूँ अमित जी, और जब जी 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 धन्यवाद। बीच में बोलकर डिबेट योगेश जी, कांग्रेस के योगेश जी निवेदन करूंगी, मुद्दे पर आइए। मुद्दों पर ही तो आ रहा हूँ मैं, ये सुनना ही नहीं चाह रहे जी। देखिए, इन्हीं के पूर्व प्रधानमंत्रियों का यह कहना हुआ करता था कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। जी। कम से कम राहुल गांधी जी, खड़गे जी अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों के उन बयानों को संज्ञान में ले लेते। महाराज आप चुनाव जिस विभाजन चुनाव की तो बात ही कर रहे हैं, शिक्षा से हम आगे बढ़ चुके हैं, जातिवाद में और सांप्रदायिकता में उलझाना चाह रहे हैं। चुनाव भी को चलेगा इसको लेकर शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। यही बात धरती की जनता से जुड़ा हुआ विषय है। ये उस मजबूत करने की बात है जिसकी संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने परिकल्पना करी थी। समानता के अधिकार के तहत अधिकार मिले, सबको ये अधिकार होना चाहिए। शिक्षा के अनुरूप वो हमारी हायर एजुकेशन में जो भी छात्र छात्राएं जा रही है, उनकी आर्थिक स्थिति के मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार उनको फ्री एजुकेशन दे रही है। और अगर उनको कोई इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं कठिनाई आती है तो उसको दूर करने के लिए हमने हिंदी में कन्वर्ट किए हैं। ठीक है योगेश जी, अमित जी पुनः आऊंगी आपके पास। कदम उठाए गए हैं योगेश जी, अमित जी, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार को हर वर्ग का जन आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है, इसी कारण ठीक है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। योगेश जी पुनः आऊंगी आपके पास। विलक्षण जी, जातियों के आधार पर देश और प्रदेश को बांटने पर तुली हुई है। ठीक है विलक्षण जी। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने दोनों अपने वक्ताओं को सुना, कांग्रेस के भी और हमारे योगेश जी भी जो भाजपा के हैं, सी यहाँ पर एक चीज आइडेंटिफाई करें कि हमें सोल्यूशन क्या है अगर रिजर्वेशन के बेसिस पे भी। एक बहुत अच्छी बात, क्योंकि अमित जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में क्या समानता के, तो एक बेसिक केस स्टडी हम आप सबके समक्ष भी ध्यान रखना चाहेंगे जो कि अच्छी हुई है। ये मध्य प्रदेश के एक अच्छे क्षेत्रों से निकल के आने का एक गुड एग्जाम्पल है, विच इज सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर आप देखें मढ़ाई, पठाई, पन्नार पानी, पारस पानी, पचमढ़ी, ऐसी जगहों पे आदिवासी लोग जो पहले उन जंगलों में रिसाइड करते थे, उनकी द्वारा संस्थाएं जो बनाई गई, उसके अंदर वहां पे लोगों को प्राथमिकता दी गई फॉर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन टर्म्स ऑफ गाइड्स, फूड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और वहां पे जो बेसिक एक आंगनवाड़ी शिक्षावाड़ी लोग होते हैं उनके लिए भी वहां एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी, विच इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि मध्य प्रदेश में ऐसा किया जा रहा है। और ये जहां तक एजुकेशन की बात करी, इन्हीं संस्थाओं को प्राथमिकता देने के कारण मध्य प्रदेश में टूरिज्म का एक अच्छा खासा रेवेन्यू इन लोगों के भले के लिए जाता है और बेटर एजुकेशन के लिए उनको बेनिफिट किया जाता है। अदर देन नॉट ओनली दिस, यहाँ पर इकोनॉमिकल वे में अगर आप देखें तो बेटर एजुकेशन आपको क्या क्या बेनिफिट देती है। आज आपको जानकर मध्य प्रदेश में खुशी होगी कि मध्य प्रदेश की जीडीपी का एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एग्री प्रोडक्ट्स देते हैं, जिसकी ब्रांडिंग जीआई टैग्स भी हो रहे हैं, चाहे वो महुआ से मेड इट प्रोडक्ट्स हो, चाहे दवाई हो, चाहे फार्मा हो। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पे आता क्या है? लैक ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अदर देन मध्य प्रदेश की भोपाल, इंदौर और जबलपुर या कोई भी एक बड़े शहर के अलावा, और वहां पर भी खास तौर से हम देख रहे हैं करप्शन बेस्ड और यहां
पर क्या कह सकते हैं, आरक्षण के प्रति भेदभाव करने की वजह के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आदिवासी स्टूडेंट्स इन एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते। मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा कंसिडरेशन देने की जरूरत है, लेकिन फाइनेंशियल कंसिडरेशन जैसे हमने दी गई है, जैसे आदिवासियों को दी गई है, वहां पर वैसा ही एक सिस्टम एजुकेशन के लिए भी लाना बहुत ही अति आवश्यक है। क्योंकि आप अगर डायरेक्ट बेनिफिट देखें किसी, सबसे पहली बात यहाँ पर लोगों को एक बहुत अच्छी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि मध्य प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार अगर एक एसटी के एक स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए पूरा फंड करती है, या इवन विदेशी एजुकेशन के लिए एलएलएम जैसे कार्य के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी अगर फंड करती है, तो गुड सेंटिमेंट रखते हुए आदिवासी कम्युनिटी एक बहुत अच्छी होती है, जहां के लोग वापस आके अपनी कम्युनिटी को सर्व करने का एक बहुत अच्छा सेंटिमेंट रखते हैं। अब यहां पर जातिगत समीकरण इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जातिगत जनगणना इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ऐसे ही एजुकेटेड लोग जब आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी कम्युनिटी के लोग कितने हैं और उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो वो उन्हें बेटर सर्व कर पाएंगे। यहां पर ये जरूरी है। लेकिन मध्य प्रदेश का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल मॉडल है उसको एजुकेशन मॉडल में लाने की जरूरत है। जहां तक रही बात डी रिजर्वेशन सीट्स की, तो ये एंटी रिजर्वेशन है कि रिजर्वेशन को खत्म करने की प्राथमिकता है। तो हमें यहां पर बिल को सिर्फ साफ ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि उसके क्वालिफिकेशन क्या है, इस पर्टिकुलर कंडीशन के फुलफिल होने पर ही क्या डी रिजर्वेशन रेलेवेंट है। तो जहां तक मैं समझता हूं ये एक अच्छी पहल है, इसको आगे बढ़ना चाहिए अगर ये प्राथमिकता एक्सेप्ट भी की जा सकती है। हालांकि इस पे कंसिडरेशन संसदीय कमेटी भी लेंगी, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी भी लेंगे, बट यहां पर आगे डिस्कशन होना चाहिए। मैं ये डिस्कशन को प्रमोट करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जरूरत के हिसाब से इंसान में बदलाव भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हेमंत जोशी जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि कांग्रेस ने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर, साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी और दलित विरोधी है। आपको क्या लगता है? हाँ देखिए, अभी सीधी में हाँ सीधी में जो घटना हुई थी आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का नेता एक आदिवासी के साथ कैसा व्यवहार कर रहा था, कितनी रेप की। इवन यदि इतने अच्छे आदिवासी के सचेतक होते या उनके सपोर्टर होते तो झाबुआ जो बेल्ट है, आदिवासी बेल्ट है, वहां से 80% लोग दूसरे प्रदेशों में जाते हैं कमाने के लिए। यदि सरकारी सुविधा मिल रही है, उनको अच्छी तरह से उनके लिए आ रही है, तो वो कहां जा रही है? यहीं पे पैसा मिलेगा, यहीं पे रोजगार मिलेगा, यहीं पे व्यवसाय मिलेगा, तो बाहर नहीं जाएंगे। और आऊंगी योगेश जी आपके पास। जातिगत जनगणना की बात कर रही थी, नीतीश कुमार के इंडोर्स को नीतीश कुमार ने जो जातिगत जनगणना का मॉडल बताया था उसको भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी। और आज नीतीश कुमार। ठीक है हेमंत जी, पुनः आऊंगी आपके पास। जी योगेश जी। देखिए धर्मिष्ठा जी, सीधी सी बात यह है कि अगर आदिवासी दलित बहुल हम मध्य प्रदेश में हाल में चुनाव संपन्न हुए 2023, 80 सीटें आती हैं। उन 80 सीटों पर हमको लगभग 65 सीटों के आसपास जनता ने अपना जन आशीर्वाद दिया है जी। तात्पर्य यह कहने का कि हमारा आदिवासी दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग भारतीय जनता पार्टी हम है उनको अप्रिशिएट कर रहा है। और निश्चित रूप से पिछले 20-22 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में शासन रहा है, हमारा चाहे वो दलित वर्ग हो चाहे ओबीसी वर्ग हो, इनका सबका उन्नयन हुआ है। आज हम फ्री एजुकेशन के माध्यम से उनको हित साध रहे हैं, हम उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेज रहे हैं, और जितने भी न्यायोचित कदम है उनके हित में वो सब उठाए जा रहे हैं। भू संरक्षण अधिनियम के माध्यम से उनको जो पट्टे सरकारी दिए गए उनका भी संरक्षण किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हमारा आदिवासी वर्ग और जो दलित वर्ग है वो भली भांति समझ रहा है कि कांग्रेस ये नई चाल लेकर आई है, जातियों में बांटकर हमको लड़वाना चाहती है, वो देश का विभाजन चाहती है। तो आज इतने संसाधन सोशल मीडिया से लेकर और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उपलब्ध है कि हमारा आदिवासी वर्ग और दलित वर्ग चैतन्य हो चुका है और वो कांग्रेस के झांसों में आने वाला नहीं। ठीक है, ठीक है। आप ही के सवाल के साथ अमित चौरसिया जी आपके पास आऊंगी। लोकसभा चुनाव में जैसे कि योगेश जी ने कहा है कि जातियों में बांटना चाहती है कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के हित में बहुत सारे काम किए हैं। मैडम, ये तो ईवीएम से चुनी हुई सरकार है जिससे घमंड से चूर दिनेश गुप्ता जी दिख रहे हैं, पर ये भूल ना करे कि ये जिस तरह से जातिगत जनगणना
जो इनको करवाना चाहिए थी, जिससे ये भाग रहे हैं। तो ये समझ ले कि मध्य अरे प्रदेश आप ही के जो पूर्व प्रधानमंत्री बना करते स्वीकार नहीं कर रही थे है। जात पन्ना इसका पाठ पर, परिणाम बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अब आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, कम से कम अपने जिस पूर्व तरह से आप प्रधानमंत्रियों को आरक्षण गलत छीनने साबित का करें काम या कर तो रहे हैं ना, जनता माफ नहीं करने वाली है आपको। ये जो नए नए शिविर पे आप छोड़ रहे हैं देश के अंदर, जनता का तो आशीर्वाद हमको मिल रहा है। जनता कांग्रेस मुक्त भारत की ओर अग्रसर है। जनता कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश कर चुकी है। जनता गुजरात को कांग्रेस मुक्त कर चुकी है। जनता बंगाल को कांग्रेस मुक्त कर चुकी है। जनता उत्तर प्रदेश को कांग्रेस मुक्त कर चुकी है। जनता बिहार को भी कांग्रेस मुक्त कर चुकी है। ठीक है, धीरे धीरे सारे राज्य कांग्रेस मुक्त जा रहे हैं। और ये जनजाति के हितैषी, आप पिछड़ा वर्ग के हितैषी, तो जातिगत जनगणना से क्यों भाग रहे हैं आप राज बनाते रहो जातिगत जनगणना। जनता भली भांति समझती है आपकी चालों में आने वाली है। ये तो आज यूजीसी का ड्राफ्ट है। जनता के हित से जुड़े हुए सारे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लाखों का बेकलाख पद खाली पड़े हुए राज्य सरकार के अंदर। राम राज्य आ रहा है। राम ठीक है योगेश जी, योगेश जी, अमित जी, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है, आदिवासी वर्ग से हमारे पास समय की सीमा है। अमित जी, समय की सीमा है। विलक्षण जी, आपके पास आऊंगी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर आपसे कि जैसे ही चुनाव आने हैं, लोकसभा चुनाव की बात आ रही है और लोकसभा चुनाव के आते ही इस समय सियासी खींचतान चल रही है आरक्षण को लेकर, पहले भी चल रही थी और पुनः वापस से ये उठी है। क्या लगता है, चुनाव के मद्देनजर है या फिर सचमुच ये एक मुद्दा है जो जनता को भुनाने के लिए लिया जा रहा है? जनता ना भूलती है ना जनता कभी भूलने देती है। धर्मिष्ठा जी, ये आप और हमसे बेहतर कोई साक्षी नहीं। आऊंगी अमित जी पुनः आऊंगी आपके पास। मेरा धर्मिष्ठा जी एक क्वेश्चन है मेरा। अमित जी जनता को दिया था जगजीवन राम, कितना अपमान किया कांग्रेस ने। ठीक है योगेश जी, अमित जी बोलिए। दलित प्रेम पाखंड है। अमित जी, मेरा कृषि वित्त निवेदन है धर्मिष्ठा जी की यह सरकार इनकी है, भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार जातिगत जनगणना मध्य प्रदेश में करवाएगी या नहीं करवाएगी। और दूसरा 27% आरक्षण जो कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की जनता को दिया था वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है अमित जी, हमारी पार्टी आप के सवाल के साथ जाऊंगी योगेश जी के पास। योगेश जी आऊंगी आपके पास। विलक्षण जी जी धर्मेशा जी, जैसे कि मैं कह रहा था कि आपसे और हमसे बेहतर कोई ये चीज जान ही नहीं सकता कि ना जनता ना भूलती है ना कभी भूलने देती है। यहाँ पर एक्चुअली मुद्दा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन का तो रेलेवेंट है ही ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बिल यहाँ पे आया है फॉर डिस्कशन। बट अगर हमें सियासी मुद्दों को खेलना ही है तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, एज अ जनता ही हम ये चीज एनालाइज करना चाहेंगे कि दोनों पार्टीज का स्टैंड प्रमोशन में रिजर्वेशन के प्रति क्या है। बिल्कुल, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप अगर देखें संविधान नियुक्ति वाले लोग हों, चाहे आप देखें प्रेफरेंसेस ऑलरेडी परमानेंट कमीशन के लोगों के ऊपर, यहाँ पर कई बार इंटरनली पॉलिटिक्स ये भी खेली जाती है कि लोगों का प्रमोशन सिर्फ इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि वो सर्टेन कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं। और आज तक मध्य प्रदेश में कई बार कहा जाता है कि कई पदों के लिए एक सर्टेन कम्युनिटीज या सर्टेन कम्युनिटीज को कभी कंसिडर नहीं किया गया, वहां के लोग बैठे ही नहीं। तो सबसे पहले तो पार्टीज को अगर मुद्दा देखना है तो ये देखना है कि संविदा कर्मियों को जब परमानेंट किया जाएगा उसमें रिजर्वेशन का कोई प्रावधान क्या आएगा, क्या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो परमानेंट सर्विसेज के लोग हैं क्या उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट। हमें ये देखना होगा कि एक्चुअली कहां पर ये चीज जाके बेनिफिट करेगी, क्योंकि जहां तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात है उससे रिजर्वेशन ना कभी हट सकता है। और इतना बड़ा गैम्बल मुझे नहीं लगता दोनों पार्टी इतनी समझदार है कि लेंगी कि उसको कहीं पर भी इतना सा भी चेंज करने की उनमें हिम्मत हो, क्योंकि जनता नहीं भूलेगी फिर। बिल्कुल सही कहा कि जनता कुछ नहीं भूलती, जनता सब कुछ याद रखती है। और हमारे पास चूंकि समय की सीमा है, वरना हम इस चर्चा को और आगे ले जा सकते थे। योगेश गुप्ता जी, अमित चौरसिया जी, हेमंत जोशी जी और विलक्षण सक्सेना जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बार फिर आरक्षण के मुद्दे ने हवा पाई है और आग की तरह फैलता हुआ नजर आ रहा है। कमलनाथ ने भाजपा पर आरक्षण छीनने का आरोप लगाया है और जातिगत जनगणना के मुद्दे को एक बार फिर हवा मिली। आरक्षण को लेकर लंबे समय से सियासी खींचतान चल रही थी, भाजपा की आरक्षण समाप्त करने की साजिश, ये कहना है कमलनाथ जी का। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो मुद्दा है जो गर्मा रहा है ये और कितना गर्म होता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।